केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। रात के 10 बज चुके हैं और ये वक्त है बिहार चुनाव से जुड़ी हर खबर और उसका विश्लेषण आप तक पहुंचाने का। क्या आपने देखा कि बिहार में भले ही चुनाव संपन्न ना हुए हो, सरकार ना बनी हो, लेकिन आरजेडी के नेता कैसे अभी से मंच से धमकियां देने लगे हैं और वक्फ कानून को फाड़ने की धमकी भी दे रहे हैं। क्या आपने देखा कि कैसे बिहार में नायक और खलनायक की भी एंट्री हो गई है? अब नायक है और कौन खलनायक ये जनता तय करेगी। लेकिन क्या आपने देखा कि कैसे जिस वोट बैंक को लेकर आरजेडी अशस्त दिखाई देती है, उसी वोट बैंक के भीतर सवाल खड़े हो रहे हैं और बिहार के मुसलमान सवाल पूछ रहे हैं कि भाई हमारा हक कौन देगा। सब दिखाएंगे आपको और बताएंगे अंदर की हर खबर। लेकिन सबसे पहले बात आरजेडी के मंच से दी गई धमकी की। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही आरजेडी नेताओं पर सत्ता का रंग चढ़ के दिखाई दे रहा है। आरजेडी के नेता अभी से बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं जैसे वो सरकार बना चुके हों, लेकिन अभी इन्हें पता नहीं है कि बिहार चुनाव में सत्ता की अग्नि परीक्षा अभी बाकी है। पूरा मामला क्या है और ये बयानबाजी कैसे बिहार की सियासत में भूचाल ला रही है, रिपोर्ट दिखाता है आपको। तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, सारे बिल फाड़ के फेंक दिए जाएंगे। बिहार में अभी चुनाव हुआ भी नहीं है, आरजेडी सत्ता में आई भी नहीं है, लेकिन आरजेडी नेताओं पर सत्ता का रंग चढ़ना शुरू हो गया है। गुंडागर्दी और जंगल राज के नक्शे कदम पर बयानबाजी भी शुरू हो गई है। पहले एक बार सुन लीजिए चुनाव प्रचार के दौरान ही आरजेडी नेताओं की भाषा कैसी है। बिहार और देश को बचाने के लिए इस लालटेन छाप को यहाँ जिताइए, एनडीए को हराइए, महागठबंधन की सरकार बनाइए, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, सारे बिल फाड़ के फेंक दिए जाएंगे, चाहे वो वक्फ बिल हो, कोई बिल हो। कारी शोएब उस कानून को फाड़ने की धमकी दे रही है जो संसद से पारित हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने जिस कानून पर मुहर लगाई, उस कानून को कारी शोएब जैसे आरजेडी नेता फाड़ देंगे। तो जरा सोचिए कि कारी शोएब ये किसके दम पर बोल रही हैं? क्या बिना आरजेडी और तेजस्वी की मंजूरी के कारी शोएब जैसे नेता ऐसे बयान दे रहे हैं, वो भी तेजस्वी के मंच से? बिल्कुल नहीं। शोएब के इस बयान के पीछे तेजस्वी की सहमति है। फिर से सुन लीजिए कारी शोएब क्या कह रही हैं। किसी के बहकावे में नहीं आना है। भाजपा आईटी सेल तरह तरह का फैला रहा है, उसमें नहीं जाना है। वक्फ बिल के खिलाफ करने वाले को इलाज करना है। जिन लोगों ने वक्फ बिल का समर्थन किया उनका इलाज करना है। कारी शोएब सिर्फ कानून को फाड़ने की बात नहीं कह रही, बल्कि वो एनडीए के सभी दलों को मंच से धमकी दे रही हैं, जिन्होंने इस बिल को पास करवाने में सरकार का साथ दिया। इसमें जेडीयू, एलजेपी-आर, हम पार्टी समेत कई दल हैं। अब आप सोचिए कि कारी शोएब जैसे कितने बड़े आदमी हो गए हैं कि वो इन सभी दलों को मंच से धमका रही हैं। किसी के बहकावे में नहीं आना है। भाजपा आईटी सेल तरह तरह का फैला रहा है, उसमें नहीं जाना है। वक्फ बिल के खिलाफ करने वाले को इलाज करना है। जिन लोगों ने वक्फ बिल का समर्थन किया उनका इलाज करना है। तेजस्वी के मंच से धमकी और वक्फ बिल को फाड़ने वाले कारी शोएब के इस बयान को बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इस दौरान बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आरजेडी के गुंडागर्दी और जंगल राज वाली सोच को उजागर करने की कोशिश की, जबकि आरजेडी की सहयोगी पार्टी वीआईपी के नेता मुकेश सहनी ने कारी शोएब के बयान का बचाव किया। आरजेडी के नेता आरजेडी के अधिकृत मंच से आरजेडी के नेताओं के सामने वही बात दोहराते हैं जो तेजस्वी जी ने दोहराई थी कि वक्फ का बिल जो पार्लियामेंट ने पारित किया है संवैधानिक तरीके से, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई, अनुमोदित किया उसको, एक प्रकार से उसको फाड़ कर फेंक देंगे। तेजस्वी जी ने भी बोला था कचरे के डिब्बे में डालेंगे। और फिर यही नहीं, वो धमकी देते हैं कि जो विरोध करेगा उसे इलाज कर दिया जाएगा। सोचिए, यही तो हम कह रहे हैं कि आरजेडी का मतलब
जंगल राज। देखिए, उन लोगों को बारे में क्या करना है, वो लोग नफरत की राजनीति करती है। वो लोग भाई भाई को लड़ाना चाहता है, धर्म का चोला पहनकर एक दूसरे धर्म को लड़ाना चाहता है, विकास की बात ही नहीं करते। आरजेडी नेता कारी शोएब के वक्फ बिल फाड़ने वाले बयान पर हम पार्टी के नेता जीतन राम मांझी ने भी सवाल खड़े किए। इस दौरान उन्होंने साफ कहा कि कोई कुछ भी बोले, लेकिन कोई वक्फ बिल को हटा नहीं सकता। मांझी ने बिहार में एनडीए सरकार बनने का दावा भी किया। हम कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो चंद्रमा को ले आवेंगे पृथ्वी पर, है संभव? तो उसी वो लोग बोलते हैं होना कुछ नहीं है तो आए बाएं चकराएं, जो बोल दें उन लोग, लेकिन जो करने वाला है यथार्थ को समझता है और उसी ढंग से वो बात करता है। तो इन लोगों को तो होना नहीं है, तो जो मन में है तो बोल रहे हैं। बिहार चुनाव को लेकर आरजेडी इस तरह से उत्साहित है मानो वो चुनाव जीत ही जाएगी। इसी ओवर कॉन्फिडेंस में आरजेडी के नेता अभी से आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। ऐसे में अब देखना ये है कि बिहार की जनता आरजेडी नेताओं की ऐसी बेतुकी बयानबाजी पर क्या कुछ रवैया अपनाती है। क्या आरजेडी के नेताओं के ऐसे बेतुके बयान से तेजस्वी और उनकी पार्टी को चुनाव में नुकसान होगा या फिर अल्पसंख्यक वोटों का फायदा होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सोचिए कि चुनाव में आरजेडी का आगाज गया है तो ये आगे अंजाम क्या होगा। बिहार चुनाव में सत्ता की लड़ाई जोर पकड़ चुकी है, धुआंधार प्रचार भी शुरू हो गया है और प्रचार कैसे कैसे हो रहे हैं ये आपने भी देखा। एक दूसरे से जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है मंचों के जरिए वो भी किया जा रहा है और बिहार में बहार के दावे किए जा रहे हैं। इन सब के बीच नायक की एंट्री हो गई है, फिल्म वाले नायक की नहीं, बिहार के नायक। जी हाँ, कुछ ऐसा ही पोस्टर तेजस्वी यादव के लिए लगाया गया तो बिहार की सियासत में भूचाल आ गया और एनडीए के नेताओं ने एक सुर में कहा कि तेजस्वी यादव और लालू यादव का पूरा परिवार बिहार के लिए नायक नहीं खलनायक है। और अब खलनायक वाली पॉलिटिक्स को लेकर के बिहार की सत्ता गरमाई हुई है। दिखाते हैं आपको। बिहार में मौसम गुलाबी है, हल्की ठंड है, लेकिन चुनाव प्रचार और नेताओं के सियासी तीरों ने ठंड में गर्मी बढ़ा दी है। अलग अलग दल अलग और अनोखे तरीके से चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। अब इसी चुनावी रण में नायक और खलनायक की भी एंट्री हो गई है। महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव के एक पोस्टर से सियासत सुलग गई है। दरअसल बिहार की सड़कों पर तेजस्वी यादव के पोस्टर्स लगाए गए हैं। पोस्टर्स में तेजस्वी यादव को बिहार का नायक बताया गया। पोस्टर्स को लेकर विपक्षी दल तेजस्वी यादव को आड़े हाथों ले रही है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी के साथ लालू को भी लपेट लिया और उन्हें बिहार का गब्बर बता दिया। तेजस्वी यादव के भाई और नए नए विपक्षी बने तेजू भैया भी तेजस्वी पर वार करने से पीछे नहीं हटे। जिसका परिवार खलनायक हो, जिसके लालू प्रसाद जी बिहार के गब्बर सिंह हो और जिस व्यक्ति ने बिहार को लूटने का काम किया है। बिहार की जनता के पास उदाहरण है। लालू जी सत्ता में थे तो बेजुबान जानवरों के चारा खा गए, अलकतरा को पी गए। तेजस्वी यादव से पूरा बिहार का नौजवान जानना चाहता है कि 1.5 साल की उम्र में करोड़पति बनने का राज बताओ। जननायक तो लोहिया जी हैं, कर्पूरी जी हैं, लालू जी हैं, बड़े बड़े लीडर लोग जननायक हैं। तेजस्वी जी जननायक नहीं हो सकते हैं क्योंकि तेजस्वी जी अपने बलबूते नहीं हैं, वो हमारे पिता के बलबूते हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने अनोखे अंदाज में गाना गुनगुनाकर तेजस्वी यादव पर हमला बोला। खलनायक हैं ये। दिलीप जायसवाल ने कहा कि आज इन्होंने जननायक से जन हटाया है, कल को नायक के सामने खलनायक भी लगा देंगे। नायक नहीं खलनायक हैं ये, तो ये खलनायक हैं। अब कल लगाएंगे, अभी जन हटाए हैं, नायक पर आए हैं, कल खल लगा देंगे, तब फिर एक नया गाना आपको सुनाऊंगा। उधर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार भी तेजस्वी यादव पर हमला करते दिखाई दिए। केंद्रीय मंत्री और भाजपा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने तेजस्वी यादव पर जननायक कर्पूरी ठाकुर की नकल करने का आरोप लगाया। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि बिहार के एक ही जननायक है और वो है कर्पूरी ठाकुर।
नायक शब्द तो नेतृत्वकर्ता का होता है, लेकिन राजनीति का वैसा नेतृत्वकर्ता। इसमें बिहार में 18 मामले दर्ज हैं, 420 का आरोपी है यह, और यह व्यक्ति नायक हो जाए तो नायक शब्द से ही लोग घृणा करने लगेंगे। बिहार का तो एक ही जननायक है, स्वर्गीय पद्मश्री भारत रत्न श्री कर्पूरी ठाकुर जी। उनको कोई कॉपी करने का नाकाम कोशिश करे तो उनको जनता स्वीकार नहीं करेंगे। नायक का नायक कहने से नहीं होता है, काम से होता है। पीएम मोदी ने भी बिहार में कल चुनाव प्रचार की शुरुआत कर्पूरी ठाकुर के गांव से की थी और लालू एंड फैमिली पर जमकर हमला बोला था। पीएम ने कहा था कि कांग्रेस आरजेडी की जमानत वाले लोग खुद को जननायक कह रहे हैं। जनता जननायक कर्पूरी ठाकुर का अपमान कभी नहीं भूलेगी। साथियों, हम जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रेरणा से सुशासन को समृद्धि में बदल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं? हजारों करोड़ रुपए के घोटालों में ये जमानत पर चल रहे लोग हैं, वो चोरी के मामले में जमानत पे है। अब ये चोरी की इनकी आदत ऐसी है कि अब जननायक की उपाधि की चोरी में जुटे हैं। अब विपक्ष तो हमलावर है, लेकिन महागठबंधन के लोग भी तेजस्वी के नायक वाले पोस्टर से सहमत नहीं है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने पोस्टर पर तेजस्वी यादव को लेकर तंज कसा है। हम नायक नहीं हैं, हम इस बिहार का बेटा है, सेवक है, और हम बेटा ही रहेंगे, सेवक ही रहेंगे। हमें कोई नायक बनने का शौक नहीं है। तेजस्वी के नायक वाले पोस्टर आने के बाद जेडीयू ने भी पोस्टर से आरजेडी पर पलटवार कर दिया। जेडीयू ने सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ पोस्टर जारी किए। पोस्टर में 25 से 30 फिर से नीतीश सरकार का नारा दिया गया। पोस्टर से ये संकेत देने की कोशिश की गई है कि एनडीए नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। जनता किसके पोस्टर को सच मानती है और नायक वर्सेस खलनायक की लड़ाई में किसका साथ देती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक पोस्टर ने बिहार की सियासत में हाहाकार मचा दिया। बिहार में चुनाव को लेकर राज्य का सियासी पारा लगातार हाई हो रहा है। हर पार्टी 18% वोट के लिए हाथ पैर मार रही है। बीजेपी से लेकर ओवैसी, तेजस्वी यादव तक सबको अब मुस्लिमों की याद आने लगी है। लेकिन क्या बिहार का मुसलमान सिर्फ वोट बैंक बनकर रह जाएगा या इस बार अपने हक की लड़ाई खुद लड़ेगा? और क्या बिहार में मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है? दिखाते हैं, आप समझिए यहाँ। बिहार की जाति की राजनीति का पुराना इतिहास रहा है। महागठबंधन ने अपने मुख्यमंत्री पद और उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का ऐलान किया। डिप्टी सीएम के लिए वीआईपी के मुकेश सहनी को उम्मीदवार बनाया तो बिहार के सियासी मैदान में हलचल मच गई। चुनाव में मुस्लिम वोटर्स की हिस्सेदारी पर कई सवाल उठने लगे। जिस वोट बैंक को लेकर आरजेडी आश्वस्त नजर आती है, उसी वोट बैंक के भीतर ये सवाल घर कर चुका है कि अगर बैनर पोस्टर हम लगाएंगे, सड़क पर नारे हम लगाएंगे, नेताजी की आवभगत हम करेंगे, तो डिप्टी सीएम उनका क्यों होगा? सरकार नीतीश कुमार का बनेगा। हम लोग मुसलमान है। मुसलमान जो 20% है उसको दिया 19 गो सीट। मुसलमान जो इनकी 40 गो सीट नहीं आएगा पूरा बिहार में आरजेडी का। पीछे से बात है किसके साथ? नीतीश कुमार आज तक कभी सुने कि मुसलमान के बारे में कुछ उल्टा बयान दिया है नीतीश कुमार? अभी तक कोई ऐलान किया कि कोई मुसलमान डिप्टी सीएम बनेगा या कोई मंत्री बनेगा? दड़ी बिछाने के लिए है। कांग्रेस हुआ या तेजस्वी यादव जो है उस सामने से नहीं पीछे से वार करते हैं, बीजेपी सामने से वार करते हैं। ऐलान के बाद ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने आरजेडी के खिलाफ मोर्चा खोला। शौकत अली ने आरजेडी पर तंज कसते हुए कहा कि 2% वालों को उप मुख्यमंत्री बना दिया और 18% वाले को दरी बिछाने का मंत्रालय मिला। बिहार में 2.6% जिस समाज की आबादी है उसको तो आपने डिप्टी सीएम का चेहरा बना दिया, और जो वहां 18% है उसको क्या मिला? वो दरी बिछाने का मंत्रालय उसके पास रहेगा क्या? कुर्सी बिछाने का मंत्रालय उसके पास रहेगा?
या नारा लगाने का मंत्रालय उसके पास है। शौकत अली की छोटी सी चिंगारी ने बड़ा काम किया। एनडीए की तरफ से एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने इस सियासी चिंगारी को और हवा दे दी। चिराग ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि 2005 में मेरे नेता, मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान ने मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी पार्टी तक को कुर्बान किया, तब भी आपने उनका साथ नहीं दिया। राजद 2005 में भी मुस्लिम मुख्यमंत्री के लिए तैयार नहीं है। आज 2025 में भी न मुसलमान मुख्यमंत्री देने को तैयार, न उप मुख्यमंत्री। चिराग ने मुसलमानों को नसीहत दी कि अगर आप बंधुआ वोट बैंक बनकर रहेंगे तो सम्मान और भागीदारी कैसे मिलेगी। और ये कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, इनकी कथनी करनी में फर्क है। मुसलमान इनके लिए सिर्फ वोट बैंक है, और जितनी जल्दी मुसलमान ये बात समझ जाए, भाई हम लोग कहने के लिए नहीं कहते, जितनी भी हम लोगों ने गरीब कल्याण की या जन कल्याण की योजनाएं बनाई है उसमें बिना भेदभाव के हम लोगों ने देश के हर एक व्यक्ति, भले वो किसी भी जाति समुदाय से, किसी भी धर्म जाता हो, उसके लिए हम लोगों ने ये योजनाएं बनाई हैं। पर ये लोग तो उसमें भी जात देखते हैं, उसमें भी धर्म देखते हैं। चिराग पासवान के बयान पर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया। तेजस्वी चिराग पर वार करते रहे, लेकिन मुस्लिम समुदाय की हिस्सेदारी के सवाल पर चुप्पी साधी। उनका क्या विजन क्या है? तो बेचारे वहाँ असहज महसूस कर रहे हैं। जिनके पिता का मूर्ति तोड़ दिया जाए, जिनके परिवार में आग लगा दी जाए, बंगले में आग लगा दी जाए, फिर भी वो व्यक्ति अगर कुर्सी के लालच में वहाँ है तो आप समझ लीजिए वो व्यक्ति किसी से भी कॉम्प्रोमाइज कर सकता है सत्ता के लिए और कुर्सी के लिए। बिहार के चुनाव में हमेशा जाति की राजनीति होती रही है और इस चुनाव में भी इसका असर देखा गया। बिहार की जातीय समीकरण की बात करें तो 14.26% यादव आबादी है, 17.70% मुस्लिम, 36% अति पिछड़ा वर्ग और 27% पिछड़ा। आरोपों से घिरे महागठबंधन ने इस चुनाव में 30 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। वहीं एनडीए की तरफ से बस 5 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में हैं। महागठबंधन में आरजेडी की तरफ से 18, कांग्रेस की तरफ से 10 और सीपीआई एमपी की तरफ से 2 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं एनडीए में जेडीयू की तरफ से 4, एलजेपी आर से 1 उम्मीदवार को टिकट दिया गया। बीजेपी की ओर से कोई मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में नहीं है। इन सब विवादों के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से खास अपील की। नीतीश ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा, 2005 से पहले मुस्लिम समुदाय के लोगों का कोई काम नहीं होता था। मुस्लिम समुदाय के लोगों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। हमारी सरकार बनी तब से मुस्लिम समुदाय के लिए लगातार काम कर रही है। विपक्षी दलों की सरकार में कई सांप्रदायिक दंगे हुए। इनकी सरकारों ने मुस्लिम समुदाय से बस वोट लिया, हिस्सेदारी नहीं दी। हमारी सरकारों ने जो काम किए उसे याद रखिए, उसी के आधार पर वोट कीजिए। महागठबंधन के लोग भले ही डैमेज कंट्रोल के लिए और भी डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे वाली बात कहते हों, लेकिन चुनाव से पहले महागठबंधन की उंगली पकड़कर चलने वाले वोटर्स की नाराजगी महागठबंधन में डेंट लगा सकती है। मुस्लिम वोटर्स नीतीश की अपील पर विश्वास करेंगे या तेजस्वी का ही साथ चुनेंगे, ये तो वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बिहार के मुसलमान अब अपना हक मांग रहे हैं। बिहार में चुनावी सरगर्मियों के बीच मुस्लिम वोट बैंक को लेकर सियासत गरमाई हुई है। घमासान तेज हो रहा है। मुजफ्फरपुर के गाय घाट में रिपब्लिक भारत ने चौपाल की। ताशबाजी के बीच लोगों की जुबान पर किसका नाम था और एक मुस्लिम युवक ने आरजेडी और कांग्रेस को जमकर क्यों घेरा, दिखाते हैं आपको। सरकार बनवे नहीं करेगा उसका तो क्या डिप्टी सीएम बनेगा? सरकार नहीं बनेगा। कहाँ से बनेगा? किसका बनेगा फिर? सरकार नीतीश कुमार का बनेगा। हम लोग मुसलमान है, राशिद खान मेरा नाम है। अच्छा, मुसलमान जो 20% है उसको दिया 19 गो सीट, और जहाँ मुसलमान का ज़्यादा आबादी वहाँ यादव को देता है टिकट, और जहाँ कम मुसलमान है वहाँ दे देता मुसलमान को टिकट। वालों से मोह भंग हो गया मुसलमान। पूरा मुसलमान जो इनकी 40 गो सीट नहीं आएगा पूरा बिहार में, आरजेडी का 40 गो सीट नहीं आएगा। 40 को सीट नहीं आएगी। बड़ी बात कह रहे हैं कि मुसलमान MY जो कहा जाता था मुस्लिम यादव, अब्दुल बालिक सिद्दीकी भी हार जाता, इसलिए चुनाव नहीं लड़ा डर से। AIMIM कह रहा है कि 3% सहनी जी को, मल्लाह को डिप्टी सीएम और 18% मुस्लिम को दरी बिछाएंगे। अभी तक कोई ऐलान किया कि कोई मुसलमान डिप्टी सीएम बनेगा या कोई मंत्री बनेगा? तो कह रहे हैं कि AIMIM कह रहे हैं कि मुसलमान सिर्फ दरी बिछाने के लिए, दरी बिछाने के लिए है। यादव जो है देखिए औराई में खड़ा हुआ है सर, अफ्ताब आलम 10 साल तक इतना चचरी बनवाया, पुल पुलिया बनाया, इतना पानी में हिलता है। उसको जो है टिकट मिल गया था, यादव सब टिकट खाली करवाने के लिए वोट दे दिया रामसूरत राय को कि ताकि जो है कभी मुसलमान को टिकट नहीं मिले। एमकी 10 साल मेहनत किया, उसको टिकट नहीं दे के भोगिंदर सैनी को दे दिया है।
कोई भी मुसलमान उसको नहीं दे रहा। और राय में भी या तो जीतेगी या तो जीतेगा क्या बोलते हैं अजय निषाद की वाइफ है वो जीतेगी रहमान निषाद, और नहीं तो आफ्ताब आलम जीतेगा। मतलब मुसलमानों के साथ आरजेडी और कांग्रेस ने ठगी की है, बहुत ठगी की है। मुसलमान सिर्फ दरी बिछाने के लिए रह गए हैं। अब ये उनको लगता होगा, ये उनका ओपिनियन है, ठीक ना। लेकिन वो दर्द है, वो कह रहे हैं 20 सालों में उन लोगों को तो मिला है ना, क्या मिला सब कुछ मिला है ना। दाढ़ी से ये लोग आगे आई ना। आप बताइए आपको क्या मिला, सो हमको बताइए। बढ़िया, बोलिए, डिबेट अच्छा है। बोलिए भैया, आइए आगे, इधर आइए। सरकार में है ना, एनडीए सरकार। तो क्या दाढ़ी से आप कुर्सी पे आ गए हैं? कुर्सी पे एक बात बताइए। आई अच्छा, बढ़िया, अच्छे हेल्दी डिबेट हो जाए। है भैया, कै % मुसलमान है? अरे हमको वो नहीं पता। हम आपसे झगड़ा नहीं कर रहे हैं भैया। बढ़िया कै % है मुसलमान को 19 साल में आप लोगों को लगा कि ठीक है उसके साथ आप लोगों के साथ अन्याय हुआ। आप मुझे बताइए 20 टिकट मिला सर 19-20 को, यादव जो है 14% में 7% बीजेपी के साथ है। बोलिए कैसे? बीजेपी के साथ नहीं है तो नाम सूरत राय 50,000 से कैसे जीता है? ये भोला यादव उल्टा बयान देता है। नित्या राय है, जहाँ टिकट मिल जाता है, जैसे देखिए यहाँ से जीता कह रहे हैं कि जो AIMIM के नेता ने कहा दरी बिछाने, तो दरी बिछाने लायक ही मुसलमान कुछ बिछाने के लिए देखिए 4 गो MI। तो वही ने बोले ठीक है, तो इनसे पूछे ना कि इस बार ये नीतीश कुमार को बना रहे हैं या ओवैसी बोल रहे हैं नीतीश कुमार बनेगा, बनना नहीं है वो बनेगा भैया। नीतीश कुमार अगर बनता है तो नीतीश कुमार 20 साल से राज कर रहे हैं ना, दड़ी बिछाने के अलावा वो क्या करवा दिए ये बता दीजिए ना। ये रोड जो है चलने वाला था, केवल नीतीश कुमार का बढ़िया है, उसके बाद आप जाके उसके बाद भी काम किया, सारा काम किया भैया। कितना जो है क्राइम का रेशियो आज जो देखिए मुसलमानों के, मैं सुनिए भैया, आज जो है साबुद्दीन बाबू के वजह से ये जो है लालू यादव मुख्यमंत्री था, लेकिन साबुद्दीन जी जब इंतकाल किए तो उसको लाश को देखने नहीं गए। जब ओसामा साहब को जेल में कर दिया तो तेजस्वी जी जो है गए हुए थे, लेकिन बोले हम दूसरा कार्यक्रम से आए हैं। अभी उनके साथ मजबूरी है जो आप ठीक है, तो फिर आप जो है यही सवाल ओसामा जी से पूछ लेते ना। नहीं क्यों उनके साथ शहनवाज हुसैन जो बीजेपी में है वो क्या कर रहा है? उनको कौन पद मिला है? काहे नहीं टिकट मिला है भागलपुर से? नहीं लड़े, लगे हुए मिलबे नहीं किया भैया, टिकट वापिस कर दिए हैं। कट जाता है। अरे भैया उनका प्रवक्ता इतना हेवी है बीजेपी का, उनका टिकट। इनका ये कहना, देखिए इनका ये कहना है कि मुसलमानों को एक वोट बैंक बनाकर सिर्फ इस्तेमाल करता रहा है। आरजेडी को तो नहीं ना किया गया है, इस्तेमाल हुआ। अच्छा, एक डिप्टी सीएम मुस्लिम क्यों नहीं हो सकता है? अरे ठीक है, अभी तक जो है 1 मिनट आप ये बताइए, क्या अमित शाह घोषित? अमित शाह तो वो बोल रहे हैं भाई बीजेपी नहीं क्लेम कर रही है ना, आरजेडी जो है ना। बीजेपी से हमको मालूम है कि खतरा है, सांप को हम देख लिए, हम डंडा उठा लिए, लेकिन कांग्रेस हुआ या तेजस्वी यादव जो है उस सामने से नहीं पीछे से वार करते हैं, या बीजेपी सामने से वार करते हैं। तो आपको बीजेपी तो नहीं वार कर रही है? बीजेपी तो सामने से वार कर रहे हैं। सामने आप लोग पीछे से वार कर रहे हैं। किसके साथ? आरजेडी कांग्रेस पीछे से वार है, किसके साथ? नीतीश कुमार आज तक कभी सुने कि मुसलमान के बारे में कुछ उल्टा बयान दिया है नीतीश कुमार? 243 पे लड़ना चाहिए। अगर नीतीश कुमार फिर भी मुस्लिम को टिकट दिया है, लेकिन 20% है मुसलमान, उसको कै को दिया तेजस्वी यादव? अपने यादव है 14%, 7% है बीजेपी के साथ, उसको टिकट दिया 53 को। ये कहाँ का इंसाफी है सर? कितना टिकट जो है बीजेपी वाला दिया है या दरभंगा के जो MP बने हैं वो कैसे जीत गए? अब मुस्लिम था अब्दुल बारिक सिद्दीकी, वो तक आरजेडी में है कि मेरे बेटा को टिकट। देखिए कुल मिलाकर देखिए, अब ठीक है अच्छी, बहुत अच्छी बहस हुई, बहुत बढ़िया बहस हुई, यही लोकतंत्र में है, अच्छी बात है, बहस होनी चाहिए। लेकिन मुस्लिमों का एक दर्द है कि भाई उनका इस्तेमाल वोट बैंक के लिए ही किया जाता रहा है। तो बिहार के वोटर अपना हक मांग रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, नेताओं से सवाल जवाब कर रहे हैं। हालांकि खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे बिहार के बाद उत्तर प्रदेश की। यूपी के लखनऊ में एक शख्स की संदिग्ध मौत के बाद बवाल मच गया। नाराज परिजनों ने थाने पर धावा बोल दिया। इस दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। लेकिन ये विवाद कैसे हो गया और इतना बड़ा कैसे हो गया, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट के जरिए। लखनऊ में पुलिस टीम पर हमला, कई पुलिसकर्मी घायल, कई थानों की फोर्स तैनात। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सुशांत गोल्ड सिटी थाना क्षेत्र में आज उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब गेस्ट हाउस में युवक की संदिग्ध मौत के मामले में गुस्साई भीड़ ने थाने पर ही धावा बोल दिया
और देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए। उपद्रवियों ने पथराव करते हुए थाने के अंदर घुसने की पूरी कोशिश की, जिसमें 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। उधर पुलिस ने किसी तरह बल प्रयोग कर भीड़ को तितर-बितर कर हालात को काबू किया। हमारे संग पुलिसकर्मी मौजूद है और देखिए हाथ में ये पट्टी लगी हुई है, चोट इस जगह पर किस तरीके से लगी है, खून बहा है, जख्म दिखाई दे रहा है, भारी जख्म है। वर्दी भी कैसे होगा? वर्दी भी फाड़ी गई। हाँ, वर्दी भी फाड़ी गई है। आप थे मौजूद? हाँ, हम तो यहाँ पे थे ही, हम तो बचा रहे थे। हमारे साथ के SHO सर उनको खींच के ला रहे थे, उनको मार रही थी महिलाएं। भी सर पे चोट लगी। कैसे हुआ, क्या हुआ? हमारे साथ के साथी थे, उनको नीचे गिरा दिया गया। उनके ऊपर 3 औरतें पड़ी थी। जानकारी के मुताबिक कुछ दिनों पहले सुशांत गोल्ड सिटी इलाके के ही अरुण रावत नाग ने सफाई कर्मी का शव इलाके के कार्तिक गेस्ट हाउस से बरामद हुआ था। परिजनों ने इसे हत्या का मामला बताते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की थी। परिजनों का ये भी आरोप था कि अरुण के दोस्तों ने उसकी हत्या की, जिसके बाद हत्या का मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि नहीं हुई, जिसके बाद देर शाम हिरासत में लिए गए युवकों को छोड़ दिया गया। आरोपियों की रिहाई की खबर फैलते ही लोगों में आक्रोश फैल गया और बड़ी संख्या में भीड़ थाने के बाहर जुट गई, जिसके बाद हालात बेकाबू होने लगे। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के कई थानों की फोर्स और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले को संभालने का पूरा प्रयास किया। सुशांत गोल्ड सिटी का आपको पुलिस स्टेशन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पुलिस पर जानलेवा हमला हुआ। यहाँ सफाई कर्मी की मौत मामले में हिरासत में लेकर पुलिस एक आरोपी से पूछताछ कर रही थी। उसे छुड़ाने के लिए भीड़ आई और वो आक्रोशित हो गई, थाने को घेर लिया और पुलिस वालों को समझाने की कोशिश की तो भीड़ ने पुलिस पर भी हमला किया। तो बड़ी हैरान कर देने वाली तस्वीरें थी। 10 पुलिसकर्मी हैं जिनको लगभग चोटें आई हैं। महिला पुलिसकर्मियों के भी सर पर चोटें आई हैं, हाथों में चोट लगी है। फिलहाल काफी थानों की फोर्स बुलाकर अब यहाँ पर स्थिति सामान्य कर ली गई है। पुलिसकर्मी यहाँ पर अंदर मौजूद हैं। उस भीड़ में 1-2 लोग ऐसे भी थे जिनको पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ आगे बढ़ाई है। हैरान कर देने वाली तस्वीरें थी जहां ग्रामीण पुलिसकर्मियों के संग धक्का मुक्की करते हुए उनकी वर्दी फाड़ते, उनको चोटें पहुंचाते दिखाई दिए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पुलिस की कार्रवाई से नाराज स्थानीय लोग थाने के बाहर धरना देने पहुंचे थे। इंसाफ की मांग करने वालों में महिलाएं भी शामिल थी। लोगों के मुताबिक पहले तो पुलिस ने लोगों को समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन थाने के बाहर नारेबाजी कर रहे लोगों में से कुछ युवकों को पुलिस अपने साथ लेकर जाने लगी। इस बीच धरना दे रहे लोगों ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया और हिरासत में लिए गए लोगों को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, जिसके चलते पुलिसकर्मियों और लोगों के बीच झड़प हो गई। एक तरफ पुलिस ने बल प्रयोग कर लोगों को तितर-बितर करने का प्रयास किया, तो वहीं लोगों ने भी पुलिस पर ही हमला बोल दिया। यहाँ तक कि लोगों ने थाने के भीतर घुसने की कोशिश भी की, जिसके चलते हालात बिगड़ गए और लोगों को रोकने में पुलिस के भी पसीने छूट गए। फिलहाल एहतियात के तौर पर थाने के बाहर की जगह को खाली करवा लिया गया है, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस पर हमला करने के मामले में बड़ी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने मौके से करीब आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और हमले में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल थाने के बाहर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है और इलाके में शांति बनाए रखने की अपील की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और यूपी के बाद अब बात दिल्ली की। दिल्ली में एक बुजुर्ग के साथ ऐसी बर्बरता की गई जिसे देखकर हर किसी का खून खौल उठे। आप भी दिखाते हैं आपको कि कैसे एक लोहे की रॉड से एक बुजुर्ग को बुरी तरह पीटा गया, वो भी बिना किसी गलती के। देखिए। बीच सड़क पर युवक ने बुजुर्ग की लोहे की रॉड से पिटाई की। बुजुर्ग बस का रहता रहा, बेखौफ युवक बस पीटता रहा। लोग युवक को मनाते रहे, लेकिन युवक जानी दुश्मन बना बैठा था। ये तस्वीरें हैं दिल्ली के सरिता विहार के अलीगंज इलाके की, जहां एक युवक एक बुजुर्ग का जानी दुश्मन बना बैठा था। तस्वीरों में भी साफ दिखाई दे रहा है कि लोग बार बार
युवक को हमला करने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच स्कूटी पर जा रही एक महिला भी स्कूटी रोककर उतर कर आती है और बार बार युवक को रोकने की कोशिश करती है, पर युवक है कि मानो उसके सर पर जान लेने का भूत सवार हो गया हो। महिला ने कई बार युवक को समझाने की कोशिश की, पर युवक नहीं माना और लगातार लोहे की रॉड से वार पर वार करता रहा, जब तक कि बुजुर्ग की हालत गंभीर नहीं हो गई। बुजुर्ग को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। बुजुर्ग के दोनों पैर में गंभीर चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि रघुराज नाम का बुजुर्ग कार से अपने घर लौट रहा था, तभी एक बाइक से टक्कर हो गई, जिसके बाद बाइक सवार ने कार का पीछा किया और अपने साथियों के साथ बुजुर्ग को कार से बाहर निकाला। फिर जो हुआ वो आपके सामने है। युवक को ना उम्र का लिहाज था और न ही बुजुर्ग शख्स के जान जाने का डर। यही वजह रही कि लोगों के बार बार बीच बचाव करने का प्रयास करने के बावजूद शख्स नहीं माना और अपने हमले करता रहा। मारपीट की यह घटना वहां मोबाइल पर रिकॉर्डिंग कर रहे लोगों के साथ साथ पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। मामले में पीड़ित परिवार ने थाने में शिकायत दी है और मामले में जल्द से जल्द न्याय की मांग की है। इसके साथ ही पीड़ित ने बताया कि हमलावर उससे परिचित है और हमलावरों का आपराधिक इतिहास है। पहले भी उनके खिलाफ कई बार शिकायत की जा चुकी है, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के साथ इस कदर मारपीट की है कि वो इस वक्त उठने बैठने के काबिल भी नहीं है। ये जो रोड आप देख पा रहे हैं, ये वही रोड है और ये जो गाड़ियां इस वक्त आ जा रही हैं, ये ऐसा ही नज़ारा कल का भी था, जब एक गांव के एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के साथ इस कदर मारपीट की, इस तरह से उसे डंडों से मारा है कि वो इस वक्त अस्पताल में भर्ती है। हमारे गाँव के कुछ भूमाफिया है, ये सारी जमीन डीडीए की है। यहाँ भी जो अमीलाल मार्केट लिखी है, पूरी पीछे जिम विम सब सरकारी है, डीडीए की जमीन है, उस पर कब्जा करे बैठे हैं। गुंडागर्दी दिखा रहे, पुलिस वाले को मारते, किसको मारते हैं, लोकल बंदों को, रिक्शे को, गरीब लोगों को मारते हैं, गुंडागर्दी कर रहे खुलाम। कल हमारे चाचा को मारा बिना बात, अब फरार घूम रहे हैं। जब बड़े बदमाश है फिर भाग गए। ये इस जमीन जो डीडी जमीन पर घेर के बैठे हैं। जानकारी के अनुसार पुराने किसी विवाद की बात भी सामने आ रही है, लेकिन जो भी हो, युवक का सड़क पर ऐसा हमला पुलिस पर भी सवाल खड़े करता है, जिस पर दिल्ली पुलिस को जल्द से जल्द एक्शन leना चाहिए और आरोपी युवक जो फरार चल रहा है उसे गिरफ्तार करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर यूपी के बिजनौर से है। यूपी के बिजनौर में एक परिवार ने मुआवजे के लालच में अपने ही बच्चे के लापता होने की झूठी कहानी फैला दी। इसके बाद क्या हुआ, देखिए। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी स्टोरी है जिसको सुनकर सब चौंक गए। पहले इन तस्वीरों को गौर से देखिए। भीड़ जुटी है, खेतों से लेकर तमाम रास्तों में खोजबीन चल रही है। आसमान में ड्रोन भी उड़ाए जा रहे हैं कि कहीं कोई सबूत मिल जाए, लेकिन नतीजा शून्य है। और शून्य हो भी क्यों ना, क्योंकि जिसकी खोज की जा रही है वो तो कहीं और जीवन का आनंद ले रही है। हमें 10:30 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि एक 16 से 18 साल की बच्ची को तेंदुआ उठा ले गया है। मैंने तत्काल अपनी टीम को भेजा और पुलिस की भी टीम भी और प्रशासन भी वहां पहुंचे और हमने कॉम्बिंग की। हमने लगभग शाम 6 बजे तक कॉम्बिंग की और हमें कोई भी कहीं सुराग नहीं मिला था। ना तो तेंदुए के पगचिन्ह मिले थे घटनास्थल पे, ना जैसे कोई तेंदुआ घसीटता है किसी भी आदमी को, ऐसा कोई निशान नहीं मिला था। कुछ ब्लड के स्टेन कुछ नहीं मिले थे। तो हमने अपना सर्च जारी रखा था, लेकिन शाम को 6 साढ़े 6 के आसपास हमें सूचना मिलती है कि जो युवती है वो देहरादून में है। जी हाँ, ये कहानी एक ऐसे नाटक की है जो सिर्फ सरकारी मुआवजे के लिए रची गई, जिसकी वजह से हाय तौबा मच गई। दरअसल बिजनौर के थाना दटहौर के गांव राजपुर नहेड़ा में एक लड़की को गुलदार उठाकर ले गया। परिजनों ने ऐसी खबर वन विभाग को दी ताकि वन विभाग से परिवार को 5 लाख का मुआवजा मिल सके। और हैरत की बात तो ये रही कि इस कहानी की पटकथा लड़की के परिवार वालों ने रची, लेकिन जब इस बात का खुलासा हुआ तो हर कोई सकते में आ गया। जो ये घटना थी
ये कहीं ना कहीं प्लान थी, क्योंकि घर वालों जो युवती को भगा के और ये लेपर्ड का केस बना के उस पर मुआवजे के लिए दबाव डालना चाह रहे थे वन विभाग पे। इस तरह की घटना पहले भी हो चुकी है फेक केस का, और इससे ना केवल वन विभाग, पुलिस और प्रशासन सभी परेशान होते हैं। इस तरह की फेक घटना से सरकारी तंत्र पे धब्बा लगता है। परिजनों की झूठी कहानी से पुलिस और वन विभाग की टीम कई दिनों तक गन्ने के खेतों में खाक छानती रही। सरकारी विभागों के तमाम संसाधन एक लड़की को खोजने में लगे थे जो अपनी मर्जी से घूमने गई थी। इस मामले को लेकर अब वन विभाग ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। मुआवजे के लालच में परिजनों के रचे इस ड्रामे ने हर किसी को सन्न कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के इंदौर से देश को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक शख्स ने ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम की क्रिकेटर के साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलते ही महकमे में हड़कंप मच गया। इसके बाद पुलिस की ओर से ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी गई। देखिए कैसे। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों से छेड़छाड़, कटघरे में एमपी सरकार। एमपी के इंदौर से एक हैरान और शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई। महिला वनडे वर्ल्ड कप के लिए आई ऑस्ट्रेलियाई टीम की 2 महिला क्रिकेटरों के साथ बाइक सवार ने छेड़छाड़ की। ये घटना तब हुई जब दोनों खिलाड़ी होटल रेडिसन ब्लू से पैदल पास के एक कैफे की ओर जा रही थी। घटना के बाद दोनों महिला खिलाड़ियों ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई। और हैरानी की बात ये रही कि एमपी पुलिस को आरोपी को गिरफ्तार करने में 6 घंटे का समय लग गया। सुरक्षा में लापरवाही कैसे हुई, इस सवाल पर इंदौर पुलिस बगले झांक रही है। पुलिस अधिकारी एक दूसरे पर टोपी ट्रांसफर करते दिखाई दे रहे हैं। ये इसमें ऑस्ट्रेलियन टीम मैनेजमेंट की जो सिक्योरिटी इंचार्ज ऑफिसर है, उनके द्वारा एक शिकायत की गई कि उनके जो 2 टीम मेंबर है, जो प्लेयर्स है, उनके साथ इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर हुआ है, अभद्र व्यवहार हुआ है। और इस पर से इंटेंसिव स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन चलाया जाकर आरोपी को आइडेंटिफाई किया जाकर गिरफ्तार कर लिया गया है। और आरोपी का नाम अकील है और उसको अरेस्ट कर लिया गया है। सुना आपने, एसीपी साहब प्रोटोकॉल का सही पालन न होने की बात कर रही है। विदेश से आई महिला खिलाड़ियों से इस तरह सरेराह छेड़छाड़ की घटना एमपी के साथ पूरे देश को शर्मसार करने वाली है। सवाल खड़े होते हैं कि महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा में लापरवाही भला क्यों? क्या सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में चूक हुई? क्या सिक्योरिटी टीम मौके पर मौजूद नहीं थी? सुरक्षा में लापरवाही के पीछे भला कौन है? जाहिर है विदेशी खिलाड़ी के साथ छेड़छाड़ की ये घटना बेहद शर्मनाक है। लिहाजा बीसीसीआई ने भी घटना का संज्ञान लिया। बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने घटना की निंदा की और मामले में सख्त कार्रवाई की बात कही। घटना इंदौर की है, वो उसकी जितनी कड़े शब्दों में निंदा की जाए कम है। इस तरह घटनाएं नहीं होनी चाहिए, तो हम इसकी निंदा करते हैं बीसीसीआई की तरफ से और यही उम्मीद करते हैं कि लोगों को बहुत इस मामले में कि हमारे विदेशी मेहमान हैं उनका ख्याल रखना चाहिए। इस तरह से कोई हरकतें नहीं होनी चाहिए। और इंदौर पुलिस ने शायद उनको गिरफ्तार किया, एक्शन लिया है, तो एक्शन ले रही है। और जो भी बीसीसीआई या मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के स्तर पर है, वो हम लोग अपनी तरफ से कर रहे हैं सारे प्रयास, और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, यही हम चाहते हैं। तो वहीं अब इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस के एमपी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एमपी पुलिस और सरकार दोनों पर लापरवाही वाला रवैया अपनाने के आरोप लगाए हैं। उधर बीजेपी कड़ी कार्रवाई का दावा कर रही है। क्रिकेटर चूंकि अंतर्राष्ट्रीय मैच था, तो वो स्टेडियम तक कैसे जाएंगे, होटल में कैसे उनकी सुरक्षा होगी, वो कहाँ जा सकते हैं, इसके लिए पूरा रोड मैप एक बना हुआ होता है या एक प्लान होता है। उसके बावजूद भी अगर इस तरीके की छेड़खानी हुई, ये हम सबके लिए शर्म का विषय है।
देखिए, जो घटना वहां पर घटित हुई है बड़ी दुखित घटना हुई है और मध्य प्रदेश की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने इस घटना को गंभीरता से लिया है। वो जो अपराधी अकील नाम का वहां पर पकड़ा गया है, उसको पकड़कर जेल में डाल दिया गया है, उसमें जाल जूते जड़ दिए गए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के नियम और कानून और संविधान के तहत कार्रवाई की जा रही है। लेकिन मैंने तथाकथित बुद्धिजीवी मुसलमानों को भी आग्रह पूर्वक किया है कि इंदौर पूरे देश में साफ सफाई के लिए जाना जाता था, इंदौर की स्वच्छता और संस्कार के लिए जाना जाता था। आज इंदौर को बदनाम करने की साजिश अकील ने की है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वही सरेआम सड़क पे छेड़छाड़ इंदौर शहर के लिए शर्मिंदगी का कारण बन गई। इंदौर भले ही देश का सबसे स्वच्छ शहर बन गया, लेकिन यहाँ रहने वाले कुछ लोगों की सोच अभी भी दूषित है। ऐसी गंदी सोच वाले मंचलों का जब तक ढंग से इलाज नहीं होगा, उनके ऊपर मिसाल बनने जैसी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक स्वच्छ इंदौर पर ऐसे ही बदनुमा दाग लगते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मध्य प्रदेश के बाद अब बात राजस्थान की। राजस्थान के थप्पड़बाज एसडीएम का एक और कांड सामने आ गया। खुलासा हुआ है कि एसडीएम छोटू लाल शर्मा की 2 पत्नियां हैं। मीडिया में सीएनजी पंप पर मारपीट कांड से मशहूर हुए शर्मा की पहली पत्नी भी अब सामने आ गई है, जिनका दावा है कि फर्जी तरीके से तलाक के कागजात बनवाकर छोटूलाल शर्मा ने दूसरी शादी कर ली है और अब 2 शादियों के चक्कर में एसडीएम साहब फंस गए। इस महिला का नाम है पूनम शर्मा। खुद को निलंबित एसडीएम छोटूलाल शर्मा की पहली पत्नी होने का दावा करने वाली पूनम ने छोटूलाल की 2 पत्नियों के होने का खुलासा किया है। इनका आरोप है कि छोटूलाल शर्मा निहायत ही धूर्त और बदतमीज आदमी है। पूनम का दावा है कि उन्होंने गरीबी के दौर में छोटूलाल का हर कदम पर साथ दिया, पढ़ाई से लेकर आर्थिक मदद तक की, लेकिन अफसर बनने के बाद उनका व्यवहार पूरी तरह बदल गया। छोटूलाल ने उन्हें प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उन्हें घर से भी निकाल दिया। गरीबी में मैं उसके साथ थी। जैसे एसडीएम का सिलेक्शन हुआ, उसके दूसरी औरतों के साथ, मैं बोलना नहीं चाहूँगी मीडिया में, दूसरी औरतों के साथ दोस्तियाँ बढ़ने लगी। उसको मुझे छोड़ के दुनिया की हर औरत सुंदर और अच्छी लगने लगी, मैं बेवकूफ़ लगने लगी। और अब जैसे ही एसडीएम बन गया, उसका पहले से ही दिमाग खराब था और मेरे साथ मारपीट बढ़ती गई। पूनम ने निलंबित एसडीएम छोटूलाल शर्मा के चरित्र पर भी गंभीर आरोप लगाए। पूनम का आरोप है कि आरएएस अफसर बनने के बाद छोटू ने कई महिलाओं से दोस्ती कर ली, जिसका विरोध करने पर छोटूलाल शर्मा ने उन पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। आरोप है कि एसडीएम ने जालसाजी करके उनसे तलाक के दस्तावेज भी बनवा ली। पूनम का आरोप है कि छोटूलाल की दूसरी शादी गैर कानूनी है। पूनम भी अब अपने लिए इंसाफ की गुहार लगा रही है। एक्स पार्टी किया, उसने चीटिंग करके साइन ले लिया और मैंने उसकी अपील कर रखी है जोधपुर हाई कोर्ट में। फिर भी मैंने उस आदमी को फिर भी कि चलो ठीक है सुधर जाएगा, मैं अपना घर क्यों तोड़ूंगी, सरकार तो मुझे न्याय चाहिए। मैं तो कहीं की नहीं रही, उसने तो दूसरी शादी कर ली इलीगल, दूसरा बच्चा भी कर लिया। अब मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा, मेरा क्या होगा, ये बताओ, मैं कहाँ जाऊँ। वही दूसरी तरफ थप्पड़बाज अफसर छोटूलाल भी मीडिया के सामने आए। निलंबित एसडीएम ने खुद को बेकसूर बताते हुए कहा कि उनके साथ न्याय की जगह अन्याय हुआ है। छोटूलाल शर्मा ने दावा किया कि पंप कर्मचारियों ने उनकी पत्नी के साथ बदसलूकी करने की कोशिश की, जिसका विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की। वहीं उन्होंने अपनी पहली पत्नी के आरोपों को भी गलत बताया है। छोटू का दावा है कि पूनम शर्मा से उन्होंने कानूनी रूप से तलाक लेने के बाद ही दूसरी शादी की है। छोटू ने सरकार से सस्पेंशन खत्म करने की गुहार लगाई। मेरे पे आरोप लगवाए जा रहे हैं कि ये इसकी पत्नी नहीं है। मैं कह रहा हूँ कोर्ट से ऑर्डर 2023 का मैं ऑर्डर दे रहा हूँ। डाइवर्स हुआ मेरी पूर्व पत्नी से, वो किसी दूसरे के साथ में रहती है, वो मेरा पक्ष नहीं लेगी। प्लीज जांच करें और इतना कोई ये दंड जो है, आज मेरा परिवार रुक गया, मैं रोड पे आ गया, ये स्थिति मेरी हो चुकी है। राजस्थान के आरएएस अफसर एक सीसीटीवी से चर्चा में, जिसमें वे एक सीएनजी पंप पर कर्मचारियों के साथ मारपीट करते दिखे थे। सीसीटीवी में पहले शर्मा थप्पड़ मारते दिख रहे हैं, जिसके बाद पंप कर्मचारी ने भी उनके साथ मारपीट की। मारपीट करने वाले सीएनजी पंप कर्मचारियों को पुलिस ने पकड़ लिया था। दूसरी तरफ घटना का सीसीटीवी और पहली पत्नी के आरोपों के बाद राजस्थान सरकार ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसी खबरों के साथ। अपना खूब ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। बोलो जुबान केसरी। केसरिया से मन
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।